नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण में चला सदन सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो गया। सदन खत्म होने के बाद गैरसैंण में ही पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। सीएम धामी ने कहा कि हम आपदा पर चर्चा करना चाहते थे। धराली और पौड़ी में आपदा आई थी और राज्य के लिए बड़े मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के विधायक सदन के अंदर रजाई गद्दा लेकर आ गए और सदन के अंदर सो गए। विपक्षी विधायक क्यों नहीं आपदा पीड़ितों के साथ सोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे नेता विपक्ष से बातचीत की और मुद्दों का हल निकालने का भरोसा दिया, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए विरोध किया गया और सदन के अंदर मर्यादा तार तार कर दी, माइक तक तोड़ दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि धर्म परिवर्तन और मदरसा बोर्ड खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण बिल सदन में लाए गए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देवभूमि के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए जानबूझकर सदन को बाधित किया गया। राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहां सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबने देखा। माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सेशन सिर्फ 160 मिनट के अंदर खत्म हो गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यही रही कि सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही सदन चल पाया। कहने के लिए 2 दिन सत्र जरूर चला, मगर कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सदन के वेल में प्रदर्शन करता रहा, तो सत्ता पक्ष अनुपूरक बजट समेत 9 विधेयक पास करा ले गया। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण विधानसभा का मॉनसून सेशन आम सेशन से हर मायने में पूरी तरह अलग रहा। सेशन के पहले दिन कार्रवाई के साथ जो हंगामा हुआ वो सदन के खत्म होने तक जारी रहा। पहली बार ऐसा हुआ जब हंगामे के चलते पूरे सेशन में प्रश्नकाल हो ही नहीं पाया। आप पर सबकी निगाहें उठ गई। पहली बार ऐसा भी हुआ जब विपक्ष रात भर भी सदन में धरना देता रहा, सदन में बिस्तर लगाकर सोया। और पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा का सत्र सिर्फ 27 घंटे चला और उसमें भी कामकाज सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का हुआ। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता और इसीलिए विपक्ष ने ही कार्य मंत्रणा समिति में 2 दिन का एजेंडा तय करने की मांग की थी, ताकि 2 दिन में इस सत्र को खत्म किया जा सके। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था वो कोर्ट में है, लिहाजा चर्चा संभव ही नहीं थी। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। पहले 1 दिन का तय होना था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने पर 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। तभी हम लोगों को लग गया था कि कांग्रेस की इच्छा सदन को चलाने की नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना था कि 20 तारीख का जो बिजनेस होगा उसको 19 तारीख को सदन के बाद उस पर बैठक कर लेंगे। लेकिन 2 दिन का जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की नीयत की तरफ दिखाता है। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना था कि कार्य मंत्रणा समिति में सिर्फ 1 दिन यानी कि 19 अगस्त का एजेंडा तय हुआ था।
सत्ता पक्ष ने बिना मीटिंग बुलाए दूसरे दिन का एजेंडा खुद ही तय कर लिया। विपक्ष का कहना था कि अगर सदन की कार्रवाई में व्यवधान होता है तो सदन की तारीख आगे बढ़ाई जाती है, उसे खत्म नहीं किया जाता। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष सिर्फ विधेयक पास कराना चाहता था। नेता विपक्ष यशपाल आर्य समेत विपक्षी विधायकों ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा भी दे दिया। स्पष्ट रूप से 18 तारीख की रात शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा जाता है कि 19 तारीख के सायंकाल हम लोग आगे का एजेंडा तय करेंगे। लेकिन 19 तारीख की सायंकाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होती है और 2 दिन का कार्यक्रम इनका पहले से ही निर्धारित था। संसदीय कार्य मंत्री जो है गलत तथ्य, गलत बात आपके सामने कह रहे हैं। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, 19 तारीख का एजेंडा तय हुआ था, 19 तारीख शाम को फिर से जो कार्य मंत्रणा की बैठक की बात हुई थी। ये सरकार का जो है रवैया ऐसा ही रहा है। भागी सरकार क्यों 21 और 22 को सत्र आहूत नहीं कर रही, ये जवाब दे संसदीय कार्य मंत्री। 27 घंटे में सेशन तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन सेशन की समाप्ति के बाद भी पक्ष विपक्ष में जोरदार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। विपक्ष ने सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा के बाहर सीढ़ियों में धरना दिया तो देर शाम कैंडल मार्च भी निकालकर विरोध जताया। गैरसैंण से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित टनकपुर से बागेश्वर के बीच रेल लाइन के फील्ड सर्वे का काम पूरा हो गया है और इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि बॉर्डर इलाका होने के चलते टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सामरिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है और इस रेल लाइन के बनने से राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा और विकास को भी गति मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही रेल लाइन का काम शुरू होगा। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में प्रदेश के सीमांत इलाकों में मेडिकल कॉलेज खुलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत में मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की है। समय से संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जिला मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से संपर्क साधा जा रहा है, परंतु अभी तक अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए हैं। परंतु राज्य के सभी सीमा तटीय जिले जिनमें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत सहित अनेकों जिलों में मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनपद में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की महत्वाकांक्षी योजना को यथाशीघ्र अमली जामा पहनाया जाए। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में विदेश जाने की चाह रखने वालों के लिए पासपोर्ट कैंप आयोजित किया जा रहा है, लेकिन यहां वो हुआ जिससे पासपोर्ट डिपार्टमेंट भी हैरान है। यहां मात्र 3 दिनों के कैंप में 150 लोगों को पासपोर्ट मिलना है, लेकिन फरियादी इससे 10 गुना अधिक पहुंचे हैं। ऐसे में अब स्थायी पासपोर्ट ऑफिस की मांग भी तेज हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक दौर था जब पिथौरागढ़ के लोगों का अपने मुख्यालय में ही पासपोर्ट बन जाता था, मगर 2008 में पासपोर्ट ऑफिस बंद होने के बाद विदेश जाने वालों को अल्मोड़ा, देहरादून के चक्कर अब लगाने पड़ते हैं। स्थायी पासपोर्ट ऑफिस खुलने का वादा 2016 में तत्कालीन मंत्री वीके सिंह और स्मृति ईरानी भी कर चुके थे, लेकिन इस वादे पर 9 साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में पासपोर्ट कैंप आयोजित करके लोगों को कुछ राहत देने की कोशिशें बीच बीच में जरूर होती रही हैं। 1,500 के आसपास की इंक्वायरीज आई हुई हैं और इनके द्वारा अप्लाई करा गया है। तो ये एक बिल्कुल हाईटेक एक वैन है जिसके माध्यम से यहाँ पर एक वैन के माध्यम से 2 स्टेज वेरिफिकेशन करने के पश्चात पासपोर्ट की प्रक्रिया को कराया जा रहा है। नगर निगम में 10 साल बाद लगे कैंप में 3 दिनों में 150 पासपोर्ट बनने हैं, मगर पासपोर्ट के लिए 1,500 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। पासपोर्ट की चाह रखने वाले सबसे अधिक युवा हैं। पासपोर्ट विभाग इससे पहले भी उत्तराखंड में 11 मोबाइल कैंप लगा चुका है, लेकिन सबसे अधिक पासपोर्ट की डिमांड पिथौरागढ़ में नजर आई। विदेश जाने की चाह रखने वाले अब स्थायी पासपोर्ट ऑफिस की मांग कर रहे हैं।
आवेदकों को ये अपॉइंटमेंट भरने में काफ़ी समय लगा था। इसके लिए हम बहुत पहले से सक्रिय हो जाते थे, 15 दिन पहले से, कि हमारे स्लॉट खाली न जाएं। लेकिन पिथौरागढ़ का अनुभव उससे बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव रहा है कि 2 दिन के अंदर ही सारे अपॉइंटमेंट बुक हो गए और कोई जगह नहीं बची। पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है, यहाँ से लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए अल्मोड़ा, देहरादून, दूरस्थ स्थानों में जाना पड़ रहा है। अगर इस तरह की सेवा साल में 3-4 बार भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है तो मेरे को लगता है जनता को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। पिथौरागढ़ में स्थायी पासपोर्ट ऑफिस खुलने से चंपावत और बागेश्वर के लोगों को भी फायदा होगा, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस ने लखीमपुर खीरी में गन पॉइंट पर फिल्मी अंदाज में 2 लोगों को बाजार से गिरफ्तार किया। दोनों युवक नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग के मामले में बताए जा रहे हैं आरोपी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बीरा कोतवाली के कस्बे की यह घटना है। नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 14 अगस्त को फायरिंग हुई थी। इस घटना के मामले में पुलिस अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस घटना से जुड़े हुए 3 मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे। लेकिन घटना के छठे दिन बेतालघाट थाना पुलिस ने तीनों बदमाशों की फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी की है। इन तीनों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया गया, जहां ये तीनों एक मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे थे। हालांकि नैनीताल पुलिस ने इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने चुनाव और काउंटिंग के सीसीटीवी वीडियो देखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सरकार के 3 दिन वकीलों को अनुमति दी है। उसके साथ ही दोनों उम्मीदवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के वकील संजय भट्ट को भी इस पैनल में शामिल किया गया है। डीएम ऑफिस में गुरुवार को सुबह 10:45 पर यह रिकॉर्डिंग दोनों पक्षों को दिखाई जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। उन्होंने एक सवाल उठाया इलेक्शन पिटीशन के वकील ने कि एक बैलेट है जिसको इन्होंने गलत डिक्लेयर किया है कि गलत है, उसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि 1 को 2 किया है, तो वो टेम्पर्ड ये मान के चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज उस दिन की वीडियोग्राफी देखने का वो दिया जाए, अवसर दिया जाए। हरियाणा के अंबाला में उत्तराखंड निवासी साहिल बिष्ट की हत्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त सजा दिलाने का अनुरोध किया। वहीं सीएम सैनी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। कॉर्बेट टाइगर पाखरो रिजर्व केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने क्लीन चिट मिलने का दावा किया है। हरक सिंह के मुताबिक चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और वो बेदाग हैं, जिसके बाद अब हरक सिंह ने 2027 में कांग्रेस की वापसी का भी दावा कर दिया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। जिस कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी केस में सीबीआई ने जांच की, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से पूछताछ की। सीबीआई के इस केस में हरक सिंह रावत ने खुद को पाक साफ बताया है। हरक सिंह रावत ने दावा किया कि उनका नाम सीबीआई की उस चार्जशीट में नहीं है जो कोर्ट में दाखिल की गई है। हरक सिंह रावत के मुताबिक उनका नाम न तो एफआईआर में था और न ही चार्जशीट में है, जिसका मतलब है कि उनका कोई दोष नहीं है। लगे हाथ हरक सिंह रावत ने दावा कर दिया कि अब 2027 में कांग्रेस आएगी और तब कांग्रेस पाखरो टाइगर सफारी बनाएगी। ये तो सीबीआई से आप पूछ सकते हैं कि हरक सिंह रावत के खिलाफ चार्जशीट है कि नहीं है। आप कोर्ट से पूछ सकते हैं, कोर्ट में जमा हो गई। लेकिन मेरा नाम ना प्रथम रिपोर्ट में था, ना मैंने मेरा कोई लेना देना था। हाँ, मेरा लेना देना था पाखरो टाइगर सफारी। मैं उस दिन भी बनाना चाहता था, आज भी बनाना चाहता हूं, और मैंने कल भी कहा है कि हम पाखरो टाइगर सफारी की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हम लड़ेंगे और पाखरो टाइगर सफारी कांग्रेस बनवाएगी। पाखरो टाइगर रिजर्व केस साल 2019-20 का है,
जब हरक सिंह बीजेपी सरकार में वन मंत्री थे और टाइगर रिजर्व के नाम पर 6000 पेड़ कटने का आरोप लगा। अब हरक के क्लीन चिट के दावे पर बीजेपी कुछ नहीं कहना चाहती। बीजेपी के मुताबिक ये सीबीआई का काम है और मामला कोर्ट में है। हालांकि 2027 में कांग्रेस की वापसी के दावे को बीजेपी ने खारिज किया है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने पर कुछ भी बोलने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस सपने में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और इसका जीता जागता उदाहरण अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं और 13 जनपदों से 12 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं पाखरो वाले मामले में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कभी राजनीति में पचाने की शक्ति पैदा करनी पड़ी। पाखरो टाइगर केस में सीबीआई की चार्जशीट में नाम न आने से हरक सिंह रावत खुश हैं, पर खास बात ये कि इस केस में उलझाने के लिए हरक सिंह रावत बीजेपी को नहीं बल्कि एक लॉबी को दोषी मानते हैं, जो गढ़वाल की तरफ से कॉर्बेट में एंट्री नहीं चाहती थी। वहीं क्लीन चिट के दावे के बाद हरक सिंह कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ पार्टी में कितना एडजस्ट कर पाएंगे, ये सवाल है। गैरसैंण से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में महिला अपराध की शिकायतों का ट्रेंड बदलता जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर में आने वाली सबसे ज्यादा 20 से 30 साल की महिलाएं हैं और यहां तक कि बॉयफ्रेंड की शिकायत लेकर इस सेंटर्स पर लड़कियां पहुंच रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में महिला अपराधों को रजिस्टर्ड करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। महिला बाल विकास विभाग ने जहां जिलों में वन स्टॉप सेंटर खोले हैं, वहीं महिला अपराध के मामले को सुलझाने के लिए महिला आयोग भी चल रहा है। लेकिन इन सभी जगह पर आ रहे केस की डिटेल देखें तो अब तक घरेलू हिंसा के ही ज्यादा मामले आते थे। लेकिन जब से राज्य में यूसीसी लागू हुआ है, तब से उत्तराखंड के वन स्टॉप सेंटर्स में शिकायतों का ट्रेंड पूरा ही बदल गया है। अब लड़कियां सोशल साइट से हुई फ्रेंडशिप, उसमें हुई ब्लैकमेलिंग जैसी शिकायतों को भी रजिस्टर करा रही हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां इसमें ज्यादा हैं। अभी थोड़ा सी ट्रेंड ये बदला है कि बच्चे अपने राइट्स को लेकर अवेयर हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके साथ कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो वो वन स्टॉप सेंटर तक वो बच्चे भी पहुंच रहे हैं, जिसमें कि मोस्टली कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई बार होता है कि बच्चे अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से उनको कोई फॉलो कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है। कई बार तो कुछ फ्रेंड तो ऐसे भी करते हैं कि उनकी जो फोटोज़ रहती हैं इंस्टाग्राम की वो सब वायरल कर देते हैं और इस तरह से फिर लड़की के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और इस तरह के केसेस हमारे पास पे आते हैं, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, हम पूछते भी हैं कितने टाइम से आपका फ्रेंड था क्या। इन केस को डील करने वाले काउंसलर बताते हैं कि जागरूकता के चलते लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कई लड़कियां तो परिवार को ना बताने की शर्त पर ही काउंसलिंग करवाना चाहती हैं। तो लिव इन वाले जो मैटर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। उसको लेकर बच्चों को आजकल बिल्कुल भी ये अवेयरनेस है ही नहीं कि क्या चीज़ें हैं, क्या लॉ हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, या कोई बाउंडेशन ही नहीं है उनके लिए ना। तो ये वाले मैटर हम बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं आजकल। सोशल साइट पर दोस्ती और उसके बाद लड़ाई झगड़े, इस तरह के मामले पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामलों को बिना पेरेंट्स को बताए डील करना बेहद चैलेंजिंग काम है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के हर्षिल में बनी झील अब बड़ा खतरा बनती जा रही है। झील का पानी भले ही धीरे धीरे रिस रहा हो, लेकिन अब इसके किनारे धंसने लगे हैं, जिसकी वजह से खतरा कई गुना बढ़ गया है। धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी ये झील अब पूरे हर्षिल क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। करीब 150 किलोमीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी और 8 फीट गहरी ये झील अब अपने किनारों से दरकने लगी है। किसी भी वक्त इसका मलबा टूटकर नीचे बह सकता है। झील का पानी भले ही धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन झील से जितना पानी रिसकर निकल रहा है, उससे ज्यादा पानी भागीरथी नदी का इसमें आ रहा है। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने खतरे को और दोगुना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सड़क बंद होने की वजह से हैवी मशीनें झील तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अलग तरह की टरेन है, स्टेबल नहीं है सरफेस जो है वहाँ पर।
लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो भी हमारी यूनिट्स काम कर रही हैं सभी मिलकर के जो अपना 100% है उससे ज़्यादा देने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो डिगिंग का काम होना है वो तभी बहुत अच्छे पेस से हो पाएगा या ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा जब हमारे पास हैवी मशीन्स खासतौर से पॉकलैंड वगैरह वहाँ पहुँच पाएंगी। धराली आपदा के बाद बनी ये झील फिलहाल एक टाइम बम की तरह है जिसका हर वक्त फटने का खतरा बना हुआ है और अगर ऐसा हुआ तो इसकी चपेट में पूरा इलाका आ सकता है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला 28 अगस्त से शुरू होगा जो 3 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी विभागों के साथ बैठक की। नैनीताल में कांग्रेस ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार पानी बह रहा है। हरिद्वार में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। 9 जिलों के 180 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक हाईटेक इको उपकरण विकसित किया है जो कि बाढ़ के दौरान बीमारियां कैसे फैलती हैं इसकी भविष्यवाणी करेगा। श्रीनगर के पास फरासू और चमधार में 2 चोरी की घटनाएं सामने आई। कार में सवार अज्ञात लोगों ने पहले पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया और बिना पैसे दिए फरार हो गए, जिसके बाद चमधार के दुकान के पास भी चोरी की। विकासनगर में रेंटल बाइक को लेकर फरार हुए 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से रेंट पर ली गई बाइक भी बरामद। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में तैनात अप्रैल कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विकासनगर में तेज बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से तैयार फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रानीखेत में कांग्रेस कमेटी ने राजीव पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।